हाय फ्रेंड्स, मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह जो सुबह में 8:30 बजे लाइव ग्रुप डिस्कशन टेस्ट का मैं करता था, आज से मैं इसका रिकॉर्डेड वीडियो डाल रहा हूं, क्योंकि लाइव ग्रुप डिस्कशन में आप सभी पार्टिसिपेट नहीं होते थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसका डिस्कशन आपको पीडीएफ के माध्यम से रिकॉर्डेड वीडियो में दिया जाएगा और 8:30 बजे आपको यह अपलोड कर दिया जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट होते हैं तो उनको इस सीरीज़ से काफ़ी ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसमें 50 क्वेश्चन का मतलब है कि आप 200 क्वेश्चन देखते हैं। 50 क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं और चारों ऑप्शन की एक एक कर आपको बताया जाता है। यह टेस्ट सीरीज की बात करें तो बिहार दरोगा के पैटर्न पर आधारित है। इसमें अभी 50 क्वेश्चन दिया जाता है। मंडे टू फ्राइडे यह सीरीज चलेगा और सप्ताह में एक दिन दरोगा का फुल टेस्ट चलेगा। तो मैं आशा करता हूं कि जो भी स्टूडेंट इस ग्रुप में पार्टिसिपेट हुए हैं, इस टेस्ट को बनाते हैं, तो उनको काफ़ी ही ज़्यादा इससे बेनिफिट होगा। इसका पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगा? तो मेरा टेलीग्राम चैनल मिशन जीएस एकेडमी पटना से है, वहाँ पे आप ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और डेली शाम को मैं लाइव ग्रुप डिस्कशन कराता हूँ, वो भी आपको होमवर्क टेलीग्राम में ही मिलेगा। यानी कि जो भी इन्फॉर्मेशन होता है सभी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो नए लोग जो भी लोग हैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। पुराने लोग अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे कि और भी स्टूडेंट के पास पहुंचेगा। तो जो भी मैंने बात आपको बताता हूं, इस बात को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। देखिए, किसी भी सेट को अगर बनाते हैं, वह किसी भी एग्ज़ाम का हो, तो उसका डिस्कशन करना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक आप डिस्कशन नहीं करते हैं तब तक उस सेट बनाने से आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो सेट बनाकर उसका डिस्कशन आप ज़रूर कीजिए। जो चीज़ आप नहीं जानते हैं उसे आप नोटबुक में ज़रूर नोट कीजिएगा, इसका पीडीएफ निकाल लीजिएगा। ऑप्शन के बगल में जो चीज़ बताया जाता है उसे आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। तो आइए, आज का सेट नंबर मेरा 11 है, इसे देखते हैं कि इसमें क्या है क्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि वह एकमात्र स्तंभ कौन सा है जिसमें अशोक ने स्वयं मगध का सम्राट बताया था। तो अशोक का 14 शिलालेख था। कितना शिलालेख था? तो 14 शिलालेख था। उसमें कौन सा शिलालेख था जिसमें अशोक ने स्वयं का मगध का सम्राट बताया था? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि मास्की का लघु स्तंभ, ऑप्शन बी रुक्मिणी देवी का स्तंभ, ऑप्शन सी क्वीन स्तंभ और ऑप्शन डी की बात करें तो भाभरू स्तंभ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि भाभरू स्तंभ में कहा गया था। रुक्मिणी देवी में कहें तो अशोक का नाम अशोक हुआ था। रुक्मिणी देवी में अशोक का नाम अशोक हुआ था। तो ये बात आप याद कर लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, दिए गए कुट से सही उत्तर को चुनना है। आपको 4 कथन दिया गया है और इसमें आपको कथन को पढ़ना है और सही को चुनना है। तो विक्रम संवत 58 BC में प्रारंभ हुआ था, यह आपको बिल्कुल सही है और कहीं कहीं आपको 57 भी देखने को मिलता है। तो दोनों ऑप्शन आपके एग्जाम में कभी भी नहीं दिया जाएगा। स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि शक संवत 78 ईस्वी में हुआ था, यह भी आपको सही है। वही 3 कह रहा है गुप्त संवत 319 में आरंभ हुआ था, ये भी आपको सही है। भारत में मुसलमानों का शासन का युग सन 1192 से शुरू हुआ था, ये भी आपको सही है। और 1192 में तराइन का जो है ना दूसरा युद्ध हुआ था। तो इसका आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि सभी स्टेटमेंट सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है? क्वेश्चन को कभी भी अच्छे से पढ़ना है। कौन सा नहीं है? तो धौलावीरा, लोथल, कोसाम्बी और कालीबंगा। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा नहीं है, तो आपको ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर, यानी कि कोसाम्बी नहीं है। धौलावीरा, लोथल और कालीबंगा की बात करें तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। लोथल की बात करें तो चावल का साक्ष्य जो है ना आपको लोथल से मिला है और कालीबंगा से जुते हुए हल का साक्ष्य मिला है। कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है। आइए क्वेश्चन नंबर 4, उस राज्य के नाम बताएं जिसने अपने दरबार में किसी को हंसने की अनुमति नहीं दिया था। किसी को हंसने की अनुमति नहीं दिया था। बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी और कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए। बलबन जो था ना, वह अपने राज्य में किसी को हंसने का अनुमति नहीं दिया था। इल्तुतमिश की बात करें तो एकता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश के द्वारा कराई गई थी।
ऑप्शन सी की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे और इनका निधन 1210 में घोड़ा से चौगान खेलते समय गिरकर हो गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। शिवाजी के शासनकाल में विदेशी मंत्री को क्या कहा जाता है? शिवाजी के जो शासनकाल था उसमें विदेशी मंत्री को क्या कहा जाता है? सुमंत, आमत्य, सर-ए-नौबत और सचिव। तो शिवाजी के शासनकाल में जो विदेशी मंत्री थे उसे कहा जाता था सुमंत। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है? बक्सर के युद्ध में, प्लासी के युद्ध में, पानीपत के युद्ध में और हल्दी घाटी के युद्ध में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी कि बक्सर के युद्ध में। और बक्सर के युद्ध 1764 में 22 अक्टूबर को हुआ था। और प्लासी के युद्ध की बात करें तो आपको 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। पानीपत के 3 युद्ध हुआ था। प्रथम आपको 1526 में हुआ था, दूसरा 56 में हुआ था और तीसरा की बात करें तो 1761 में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध की बात करें तो 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। तो चारों युद्ध को आप अच्छे से जरूर याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। वह गवर्नर जनरल जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधियों से मिला था जिसने उन्हें एक पार्टी दी गई थी? देखिए क्वेश्चन काफ़ी ही किफ़ायती है। वह गवर्नर जनरल कौन था जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधियों से मिला जिसने उन्हें एक पार्टी दी गई थी? तो लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डफरिन और लॉर्ड रिपन। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। और लॉर्ड डफरिन के ही शासनकाल में कांग्रेस की स्थापना हुआ था और इनका शासनकाल 1884 से लेकर 1888 तक था। और कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल की बात करें तो 1848 से लेकर 56 तक था और इन्हीं के शासनकाल में पहली बार ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच चलाया गया था। और लॉर्ड रिपन के शासनकाल की बात करें तो इनका शासनकाल था आपको 1880 से लेकर 1884 तक और इनके शासनकाल में नियमित रूप से जनगणना कराई गई थी। क्वेश्चन नंबर 8। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष के वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्मस्थली कहाँ पे है? आगरा में है, बनारसी में है, ग्वालियर में है और झांसी में है। तो 1857 के क्रांति के जो वीरांगना झांसी की रानी थी जिन्होंने झांसी से किया था, इनका जन्म आपको बनारस में हुआ था। और इनका समाधि स्थल की बात करें तो ग्वालियर में समाधि स्थल है। और यह दोनों क्वेश्चन बीपीएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 9। दर्पण का संस्थापक कौन है? दर्पण का संस्थापक कौन है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सचिंद्र सन्याल, बाल शास्त्री जम्बेडकर और ज्योतिबा फूले। तो दर्पण के संस्थापक कौन है? तो आपको ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि बाल शास्त्री जम्बेडकर जो हैं यह दर्पण के संस्थापक हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से सर्वप्रथम स्वराज का मांग किसने किया था? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी और जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी कि दादा भाई नौरोजी। पहली बार स्वराज शब्द का उन्होंने 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में किया था और कांग्रेस की इन्होंने 3 बार अध्यक्ष भी रहे हैं। गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें तो इन्होंने बनारस में 1905 में कांग्रेस की स्थापना किया था और सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना भी गोपाल कृष्ण के द्वारा ही किया गया था। और जवाहरलाल नेहरू भी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्षता किए हैं। उन्होंने 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की थी। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में
किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा, गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवादी नहीं मर सकता है, सदैव बना रहेगा। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है और काफ़ी ये VVI क्वेश्चन है। तो रामगढ़ के अधिवेशन, लाहौर के अधिवेशन, कोलकाता के अधिवेशन और कराची के अधिवेशन। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि कराची का अधिवेशन कौन किए थे? तो पटेल किए थे, सरदार पटेल जो थे कराची के अधिवेशन किए थे। और रामगढ़ के अधिवेशन की बात करें तो रामगढ़ के अधिवेशन किए थे अबुल कलाम आज़ाद, जो 1940 से लेकर 1945 तक रहे थे। लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू और कलकत्ता में 1928 में अधिवेशन के किया था, इसकी अध्यक्षता थे मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू याद कर लेंगे, मोतीलाल नेहरू। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, चीनी मुक्ति के समय चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन था? चीनी मुक्ति के समय चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि माओ जी डोंग। माओ जी डोंग इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, किस प्रदेश से ग्रामीण क्षेत्रों में एक आंदोलन चलाया गया था? एका आंदोलन चलाया गया था। किस प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में एका आंदोलन चलाया गया था? तो बिहार में, पंजाब में, बंगाल में और अवध होगा। यहाँ पर ऑप्शन डी है ना, यह अवध हो जाएगा, मिसप्रिंट है। अवध में एका आंदोलन चला था। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है 13 नंबर क्वेश्चन का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, काकोरी षड्यंत्र निम्नलिखित में से किसे फांसी नहीं दिया गया था? काकोरी षड्यंत्र में किसे फांसी की सज़ा नहीं दी गई थी? तो अशफाक उल्लाह खां, सचिंद्र नाथ सन्याल, राजेंद्र लाहड़ी और राम प्रसाद बिस्मिल्ला। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया, किसे फांसी नहीं दिया गया? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, इन्हें सजा दिया गया था, फांसी नहीं दिया गया था। ऑप्शन बी सही है। राम प्रसाद बिस्मिल्ला की बात करें तो इन्हें गोरखपुर के जेल में फांसी दिया गया था। और काकोरी कांड आपको 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। ये भी बात याद रखेंगे, इसे भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश है? तो निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश है? फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका और भारत। तो लोकतंत्र के स्थापना करने वाला पहला देश आपको ऑप्शन सी यानी कि अमेरिका है। इंग्लैंड को संसद की जननी कहा जाता है और फ्रांस से भाईचारा बंधुत्व लिया गया है भारतीय संविधान में। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि भारत के संविधान में मूल अधिकार कितने वर्गों में विभाजित है? भारत के संविधान में मूल अधिकार जो है कितने वर्गों में विकृत है? 5, 6, 7 और 8। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि 6 वर्गों में यह विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग में मौलिक अधिकार पर चर्चा की गई है? भारतीय संविधान में कौन से में मौलिक अधिकार पर चर्चा किया है? तो भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 4 में और भाग 4 के क में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि भाग 3 में मौलिक अधिकार का बात किया गया है और यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भाग 2 की बात करें तो भाग 2 में आपको नागरिकता है, भाग 2 में नागरिकता है। और भाग 4 की बात करें तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। और भाग 4 के क की बात करें तो भाग 4 के क में मूल कर्तव्य है, जो कि रूस के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संसद राज्य किसी भी विषय पर कानून बनाने के लिए समक्ष है यदि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू है, देश के सभी राज्यों के विधान सभाएं इसका अनुरोध करें, राष्ट्रपति इस आशय को संसद में भेजे और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू रहे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि भारत की संसद ने पर्यावरण संरक्षण बिल किस वर्ष पारित किया है? भारत के संसद ने
पर्यावरण संरक्षण जो बिल है वह किस वर्ष पारित किया है? 1984 में, 1972 में, 1986 में और 1981 में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी कि 1986 में। 1972 की बात करें तो शिमला समझौता 1972 में हुआ था, शिमला समझौता। और आइए अगला क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी भी बिल पर अपनी अनुमति को रोक ले? तो वह कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 106, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 109 और ऑप्शन डी की बात करें तो अनुच्छेद 111। तो भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद है जिस पर राष्ट्रपति अपने अधिकार को रोक सके? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है यानी कि अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 108 की बात करें तो इसमें संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। और अनुच्छेद 106 की बात करें तो संसद का वेतन का बात कहा गया अनुच्छेद 106 में। और अनुच्छेद 109 की बात करें तो 109 में आपको क्या है, धन विधेयक की विशेष प्रक्रिया की बात कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान के अनुसार मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? मतलब भारतीय संविधान के अनुसार कोई भी मंत्री किसके इच्छा के अनुसार अपने पद पर रह सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति के, सर्वोच्च न्यायालय के, संसद के और ऑप्शन डी की बात करें तो प्रधानमंत्री के। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री के इच्छा के अनुसार वह रह सकता है। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की बात कही गई है। राष्ट्रपति की बात करें तो अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति एक होगा, अनुच्छेद 52 में कहा गया है। और संसद की बात अनुच्छेद 79 में कही गई है। तो ये सारे अनुच्छेद को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नेपाल हिमालय किन दो नदियों के बीच है? नेपाल हिमालय जो है किन दो नदियों के बीच है? सिंधु एवं सतलज नदी के मध्य, सतलज एवं काली नदी के मध्य, तीस्ता एवं दिहांग नदी के मध्य और ऑप्शन डी की बात करें तो काली एवं तीस्ता के मध्य। तो ये चारों को आप अच्छे से याद कर लेंगे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है यानी कि काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य में और 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ये भी याद करेंगे। ऑप्शन सी की बात करें तो तीस्ता एवं दिहांग नदियों के बीच असम हिमालय है। कौन सा है? असम हिमालय है और जिसकी लंबाई 720 किलोमीटर है। सतलज एवं काली नदियों के मध्य की बात करें तो इसमें आपको कुमायूं हिमालय है, कुमायूं हिमालय है। और सिंधु एवं सतलज के मध्य की बात करें तो इसमें पंजाब हिमालय है। तो ये सब आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस चारों को अच्छे से याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, बैतरणी किसकी सहायक नदी है? बैतरणी जो है यह किसकी सहायक नदी है? महानदी, माही नदी, महानदी, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। तो इस किसकी सहायक नदी है? तो यह जो है ना आपको महानदी की सहायक नदी है बैतरणी। और महानदी की एक और नदी कौन सा है? ब्राह्मणी भी जो है ना यह महानदी की सहायक नदी है। माही नदी की कोई सहायक नदी नहीं है और यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी की बात करें तो सुबनसिरी जो है यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। दिहांग, लोहित ये सभी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। सिंधु की बात करें तो सतलज, चिनाब, रावी और ब्यास यह सिंधु की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 24, काली मिट्टी में किसकी बहुलता नहीं होता है? क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। किसकी बहुलता नहीं होता है? आयरन के, सिलिका के, एल्युमिनियम के और मैग्नीशियम के। तो काली मिट्टी में किसकी बहुलता नहीं होती है? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है यानी कि सिलिका की बहुलता नहीं होता, लेकिन आयरन और एल्युमिना और मैग्नीशियम की बहुलता होती है। क्वेश्चन नंबर 25, केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान जो है यह कहाँ पे है? कर्नाटक में, कोट्टायम में, कासरगोड में और चिकमंगलूर में। तो केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान की बात करें तो कासरगोड में है। कर्नाटक की बात करें तो बागवानी अनुसंधान केंद्र जो है ना आपको कर्नाटक में है।
क्वेटम की बात करें तो यहाँ पर रबड़ अनुसंधान केंद्र है, रबड़। और चिकमंगलुर की बात करें तो यहाँ पर कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र है चिकमंगलुर में। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, काला सागर में गिरने से पूर्व यूरोपियों के 17 देशों से होकर बहने वाली नदी कौन सा है? मतलब काला सागर से गिरने से पहले 17 देशों से बहकर बहने वाली नदी कौन सा है? डेनब्यू, बोल्गा, डोन्स और सोन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि वह नदी जो है डेनब्यू है। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय जलवायु कहलाती है, भारतीय जलवायु कहलाती है उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय मानसून, उपशीतोष्ण मानसून, और ऑप्शन डी की बात करें तो शीतोष्ण मानसून। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि उष्ण कटिबंधीय इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? श्रीलंका, बोर्निया, सुमात्रा और अंडमान। तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा जो द्वीप है यह आपको बोर्निया है, बोर्निया याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, वास्तविक के सकल घरेलू उत्पाद को मापा जाता है, वास्तविक जो सकल घरेलू होता है उसके उत्पाद को कैसे मापा जाता है? वर्तमान दामों पर, स्थिर दामों पर, औसत दामों पर और पक्ष समीकृत दामों पर। तो वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को मापा जाता है औसत दामों पर, औसत दामों पर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 है, नरसिमन समिति का संबंध किससे है? नरसिमन जो समिति है उसका संबंध किससे है? बैंकिंग क्षेत्र के सुधार से, भारी उद्योग के विकास से और बीमा क्षेत्र सुधार से। तो यह किससे संबंधित है यह बात पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि भारी उद्योग के विकास से है, भारी उद्योग के विकास से है। गाइपुरिया समिति का संबंध आपको बैंकिंग से है। इस पीडीएफ में आपको हर जगह से क्वेश्चन मिलेगा। जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन हर टॉपिक से रहता है उसी तरह इसमें भी आपको हर टॉपिक, हर सब्जेक्ट से, हर जगह से जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है वह टॉपिक को जरूर टच किया जाता है। आप अच्छे से गहन से इसका डिस्कशन सुनेंगे और अपने नोटबुक में ज़रूर नोट कीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 31 से देखते हैं क्या कहता है। टमाटर के रस का पीएच मान कितना होता है? टमाटर के रस का पीएच मान कितना होता है? 4.1, 6, 1 और ऑप्शन डी की बात करें तो 5.6। तो टमाटर का पीएच मान जो होता है वो यह होता है 4.1, यह अम्लीय होता है। और 6 किसका पीएच मान होता है? तो मूत्र का जो पीएच मान होता है ना वह आपको 6 होता है मूत्र का पीएच मान, और लार का पीएच मान आपको 5.5 होता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीजन एजेंट कौन सा है? सबसे प्रबल ऑक्सीजन एजेंट कौन सा है? ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऑक्साइडिंग एजेंट यहाँ पर होना चाहिए, फ्लोरीन, आयोडीन और क्लोरीन। तो निम्नलिखित में से सबसे प्रबल कौन सा है? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि फ्लोरीन। ऑक्सीजन का खोज प्रिस्टले के द्वारा किया गया था। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 33, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है, जब एक पत्थर को चांद के सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसमें क्या परिवर्तन होता है? तो उसका द्रव्यमान बदल जाता है, भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाता है। इसका भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान नहीं बदलता है, और ऑप्शन डी कह रहा है द्रव्यमान और भार कोई भी नहीं बदलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का कारण है? साबुन का जो बुलबुला देखते होंगे पतला सा झाग होता है वह रंग का चमकदार बनने का परिघटना पूछा गया, यानी कि कारण उसका पूछा गया है। तो बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण,
बहुलित परावर्तन और प्रक्षेपण, ऑप्शन सी अपवर्तन और प्रक्षेपण, और ऑप्शन डी की बात करें तो ध्रुवन और व्यतिकरण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी कि बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। क्वेश्चन नंबर 35, निषेचन के बिना अंडा में भ्रूण का बनना क्या कहलाता है? बिना निषेचन के अंडा में अगर भ्रूण बनता है उसे क्या कहलाता है? बीजाणुता, अनिषेक फलन, परिनिषेचन, अनिकेश जनन। तो उसे क्या कहा जाता है? ये सब बायोलॉजी का टर्म है, जंतु विज्ञान। तो बायोलॉजी में अभी हम लाइव ग्रुप डिस्कशन में जंतु विज्ञान ही आप लोगों को लाइव करा रहा हूँ डिस्कशन में, तो आप लोग जरूर उसमें भी पार्टिसिपेट होइएगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, एक गिलास पानी में कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है? कितने कैलोरी रहती है? एक गिलास पानी में कितने कैलोरी मिलती है? 0, 15, 25 और 18 तक कितने कैलोरी मिलती है, यह बात पूछा गया। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि 0 कैलोरी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 37, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है? परिवर्तित क्रियाओं का जो नियंत्रण केंद्र होता है वह कहाँ पे होता है? प्रमस्तिष्क में, अनुमस्तिष्क में, कशेरुक रज्जु में और तंत्रिका कोशिका में। तो प्रतिवर्तित क्रियाओं का जो नियंत्रण केंद्र होता है वह कहाँ पर होता है, यह बात पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा कशेरुक रज्जु में होता है। कहाँ पे होता है? कशेरुक रज्जु में होता है। क्वेश्चन नंबर 38, कौन सा बैक्टीरिया निमोनिया रोग का कारण है? कौन सा बैक्टीरिया जो है वह निमोनिया रोग का कारण है? बेसिलिसी, ककाई, एस्प्रिली और विविब्रियो। तो कौन सा बैक्टीरिया है जो कि निमोनिया के कारण है? तो ये ककाई है। ककाई जो है ना, इससे कारण होता है बैक्टीरिया यानी कि निमोनिया। क्वेश्चन नंबर 39, मछली किस वर्ग में आती है? मछली जो है वह किस वर्ग में आती है? रेप्टिलिया, इकाइनोडर्मेटा, पीसीज और एम्फीबिया। तो मछली किस वर्ग में आती है? तो मछली जो है ना, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि पीसीज वर्ग में मछली आती है। तो ये सब याद जरूर रखिएगा क्वेश्चन को, ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, किस विटामिन के कमी के से रिकेट्स रोग होता है? कौन से विटामिन जो है इसके कमी से रिकेट्स रोग होता है? विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी और विटामिन ई। और यह क्वेश्चन बिहार दरोगा का जो 2213 पोस्ट का एग्जाम हुआ था उसमें इस क्वेश्चन को पूछा भी गया था। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, विटामिन डी के कमी से रिकेट्स रोग और सूखा रोग होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है और विटामिन डी सबसे ज़्यादा हमको सूरज की रोशनी में मिलता है। विटामिन के की बात करें तो इसके कमी से क्या होता है? खून थक्का जमता है और विटामिन के का नाम फिनोक्विनिन है। विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है और विटामिन सी सबसे ज़्यादा आपको आंवला में पाया जाता है। विटामिन ई की बात करें तो विटामिन ई का नाम है टेकोफेरॉल और विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो नपुंसकता यानी कि बंझापन जो रोग होता है और विटामिन ई की कमी से ही होता है। और विटामिन ई सबसे ज़्यादा अंकुरित अनाजों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है, लिली किस देश के प्रमुख राष्ट्रीय चिन्ह है? लिली जो है यह किस देश के प्रमुख राष्ट्रीय चिन्ह है? बांग्लादेश, कनाडा, फ्रांस, इटली। तो लिली जो है ना यह आपको फ्रांस का है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश के क्या है? तो बांग्लादेश के आपको हो जाएगा वाटर लिली, वाटर लिली बांग्लादेश। कनाडा की बात करें तो मैपल लीफ और इटली की बात करें तो सफ़ेद लिली, इटली की सफ़ेद लिली। तो यह चारों ऑप्शन को आप जरूर अच्छे से याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ESRO का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है, पेरिस में है, बेंगलोर में है और वियना में है।
तो इसरो का जो मुख्यालय है ना, यह आपको पेरिस में है। इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस में है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और बेंगलोर जो है ना, ये है ISRO, ई नहीं, ISRO का मुख्यालय जब होगा तब आपको बेंगलोर हो जाएगा। और ओपेक का मुख्यालय वियना है और ओपेक की स्थापना 1960 में हुआ था। यह चारों बात को आप अच्छा से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 43, थल सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ पे है? थल सेना के उत्तरी कमांड का जो मुख्यालय है वह कहाँ पे है? लखनऊ में है, कोलकाता में है, उधमपुर में है और जयपुर में है। तो उत्तरी कमांड का जो मुख्यालय है यह आपको उधमपुर में है। थल सेना मतलब इंडियन आर्मी, इसकी मुख्यालय उधमपुर में है। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में मध्य हिम का मुख्यालय, लखनऊ किसका है? मध्य का। और कोलकाता पूर्वी का मुख्यालय है। और जयपुर की बात करें तो दक्षिण पश्चिम का मुख्यालय जयपुर में है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, डॉक्टर एन राजन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? डॉक्टर एन राजन जो हैं इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? वायलिन से है, संतूर से है, सरोद से है, तबला से है। तो डॉक्टर एन राजन के संबंध की बात करें तो इनका संबंध है आपको वायलिन से। किससे है? वायलिन से इनका संबंध है। संतूर से कौन है? तो शिव कुमार शर्मा जो हैं, शिव कुमार शर्मा संतूर से हैं। सरोद से बात करें तो अलाउद्दीन खान जो है वह सरोद से हैं। वही ऑप्शन डी की बात करें तो तबला से जाकिर हुसैन है। तबला से कौन है? जाकिर हुसैन तबला से हैं। क्वेश्चन नंबर 45, लिटिल मास्टर के नाम से किसे जाना जाता है? लिटिल मास्टर जो हैं किसको जाना जाता है नाम से? सचिन तेंदुलकर को, सुनील गावस्कर को, कपिल देव को और रवि शास्त्री को। तो लिटिल मास्टर के नाम से किसे जाना जाता है? तो सुनील गावस्कर को जाना जाता है। क्रिकेट का पितामह सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है। कपिल देव ने 1983 में पहला वर्ल्ड कप जिताया था। और रवि शास्त्री यह भारत के कोच रह चुके हैं क्रिकेट का। क्वेश्चन नंबर आइए 46 नंबर देखते हैं कि 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 46 नंबर क्वेश्चन लेखक से है। अनामिका पुस्तक के लेखक कौन है? अनामिका जो पुस्तक है इसका लेखक कौन है? अनामिका एक लड़की का भी नाम हो सकता है और अनामिका एक पुस्तक भी है। तो महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी और ऑप्शन डी की बात करें तो इंदिरा गांधी। तो अनामिका पुस्तक जो है ना यह आपको ऑप्शन सी यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखा गया है। महादेवी वर्मा की बात करें तो यामा जो है महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। जयशंकर प्रसाद के द्वारा कामायनी लिखा गया था। कामायनी पुस्तक जो है यह जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया था। और इंदिरा गांधी के द्वारा इंटरनल इंडिया के लेखक इंदिरा गांधी थी। तो चारों को मैंने बताया आपके सामने कि कौन कौन से बुक लिखे थे। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 47, बैडमिंटन किस देश का राष्ट्रीय खेल है? बैडमिंटन जो है यह किस देश का राष्ट्रीय खेल है? मलेशिया का, ब्राज़ील का, फ्रांस का और रूस का। तो बैडमिंटन की बात करें तो यह आपको मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? बैडमिंटन। और ब्राज़ील की बात करें तो आपको फुटबॉल है। फुटबॉल ब्राज़ील का भी है, फ्रांस का भी फुटबॉल है। और रूस की बात करें तो शतरंज आपको रूस का है। शतरंज रूस का है। तो मलेशिया हो गया बैडमिंटन, ब्राज़ील हो गया फुटबॉल, फ्रांस हो गया फुटबॉल और रूस हो गया शतरंज। तो यहाँ पर बैडमिंटन आपसे पूछा गया तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है लैनोस लिखा गया है, लैनोज होगा। लैनोज किस देश के प्रमुख घास का मैदान है? तो अमेरिका का, मलेशिया का, वेनेजुएला का और ऑस्ट्रेलिया का। तो लैनोस किस देश के प्रमुख घास का मैदान है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी कि वेनेजुएला का। वही अमेरिका की बात करें तो प्रेयरी है। प्रेयरी जो है अमेरिका और कनाडा दोनों का है।
मलेशिया की बात करें तो मलेशिया के पेडंग है, मलेशिया के घास के मैदान पेडंग है। और ऑस्ट्रेलिया के आप लोग को पता ही है, डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान है। तो कभी कभी आपके एग्जाम में घास का मैदान भी पूछा जाता है, तो इसे आपको अच्छे से याद रखना है। आइए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है ओरल पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा विकसित किया गया था। क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ना है। ओरल पोलियो वैक्सीन जो है यह किसके द्वारा विकसित की गई थी। तो एडवर्ड जेनर के द्वारा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, अल्बर्ट, यहाँ पर साबिन होगा, साबिन छूट गया है, साबिन के द्वारा और जोनी साल के द्वारा। तो ओरल पोलियो जो है ना, इस वैक्सीन को विकसित किया था अल्बर्ट साबिन, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। चेचक के टीका का खोज किसने किया था। तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीका का खोज किया गया था। जोनी साल की बात करें तो इन्होंने पोलियो के टीका का खोज किया था, जोनी साल। पेंसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, पेंसिलिन का खोज। आइए क्वेश्चन नंबर 50, इस पीडीएफ का 50 नंबर क्वेश्चन यानी कि 11 नंबर सेट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है कब मनाया जाता है। 7 अप्रैल को, 14 अप्रैल को, 22 अप्रैल को और 18 अप्रैल को। तब विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है ना 7 अप्रैल को मनाया जाता है। वही 14 अप्रैल की बात करें तो भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। 22 अप्रैल की बात करें तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस। और 18 अप्रैल की बात करें तो 18 अप्रैल को विरासत दिवस मनाया जाता है, विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस तरह मैं आपके सामने 50 क्वेश्चन के काफ़ी किफ़ायती तरीक़ा से डिस्कशन किया हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मैं आशा करता हूं कि जो डिस्कशन में हर चीज़ को मैंने आपके समक्ष बताया है, आप लोग ज़रूर इसे अपने नोटबुक में नोट कीजिएगा, जो बात इसमें आप नहीं जानते हैं। और इस ग्रुप डिस्कशन को अगर आप एग्ज़ाम तक कंटिन्यू कर लेते हैं तो इसमें लमसम आपको 7000 क्वेश्चन का कलेक्शन हो जाएगा और 100 क्वेश्चन का टेस्ट जो चलेगा सप्ताह में एक दिन, टोटल मिलकर 10,000 क्वेश्चन होगा। और डेली मैं लाइव सेशन और इसको मिलाकर 500 क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष डेली रखता हूँ, 500 से 600 क्वेश्चन। तो बहुत ही मायने रखता है। ऐसा करने से आपको काफ़ी जीके जीएस के पर्सन मजबूत हो जाएगा। तो बिहार दरोगा में कहीं से भी दिक्कत नहीं होगी। तो मैं आशा करता हूं कि जो बात मैंने बताया उसे आप लोग फॉलो करते होंगे। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करता हूं। मिलेंगे शाम को 6:30 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना स्कोर जरूर कमेंट कीजिएगा। और नया लोग जो भी होंगे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।